हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर के सेशन में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इस जर्नी में आप सभी जानते हैं करंट अफेयर कितना अहम हिस्सा प्ले करता है, कितना अहम रोल प्ले करता है। एज बिकॉज ये कवर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी के अंदर 50 to 60% का वेटेज। सो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि करंट अफेयर को डेली बेसिस पे तो कवर करना ही है, उसी के साथ साथ उसको हर छोटे इंटरवल पे, वीकली बेसिस, 2 हफ्तों पे, महीनों पर आपको रिवाइज करते रहना है। जितनी आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी क्या है आपकी, कितना आपको ज़्यादा रिविजन का टाइम चाहिए होता है, कितनी बार रिवाइज करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए। बट हाँ, रिविजन करते रहिए, बिकॉज रिविजन इज़ द मास्टर स्ट्रोक ऑफ एनी एग्जामिनेशन। अगर आप वो कर रहे हैं ना, तो हाँ, तब आपकी जो जर्नी चल रही है वो एकदम सही ट्रैक पे है। अगर आपने अपने टाइम टेबल में रिविजन का कुछ प्लॉट रखा ही नहीं है, तब कुछ कमी है, जाकर के उसे ज़रा चेंज कीजिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल बहुत ही ढंग से जान रही हूँ कि 2 बार से ऐसा हो जा रहा है कि मुझे साथ में 2 हफ्तों का वीकली करंट अफेयर अपलोड करना पड़ रहा है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर ऑन माई पार्ट। बट ये है कि मैं अपने तरफ से सभी जितने भी मेजर जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड है वो करंट अफेयर कवर करवा देती हूँ दोस्तों। पर हाँ, ये एश्योरेंस देती हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे मैं और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट रेगुलर रहूँगी। जो वीकली है तो यानी हर हफ्ते के बेसिस पे अपलोड करूँ, ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी। बट ये एश्योर भी करती हूँ आपको कि कोई करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। 2 हफ्ते पे करा रही हूँ, वो भी करवा रही हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं जो रिविजन के लिए यूज़ करते हैं इस सीरीज़ को, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है। एंड अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, हफ्ते भर का करंट अफेयर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं, तब तो आपको इस सीरीज़ को बिल्कुल से देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बनी है हर न्यूज़ को ढंग से कवर करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, ऑफ कोर्स पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़। लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत। स्टैट्यूटरी बॉडी उन्हें कहा जाता है जो किसी एक्ट के तहत क्रिएट किए जाएं। लोकपाल का जो कंसिडरेशन है, मैंडेट है, वो ऑल ओवर इंडिया में देखने के लिए लोकायुक्त स्टेट बेसिस पे बनाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? सो दे आर मैंडेटेड टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पब्लिक फंक्शनरीज। तो जो करप्शन के रिलेटेड एलिगेशन लगते हैं पब्लिक फंक्शनरीज पे, उनको इंक्वायर करने का इनको मैंडेट दिया गया है। लोकपाल के अंदर होते हैं चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स, जिसमें से 4 जो 8 मेंबर हैं उसमें से 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर होंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों कि चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अ पर्सन कैन बी ईदर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर एन एमिनेट पर्सन मीटिंग द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर जुडिशियल मेंबर की बात करें, जो हमने कहा कि 8 मेंबर होने चाहिए, उनमें से 4 जुडिशियल मेंबर, तो जुडिशियल मेंबर कौन बन सकते हैं? या तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हो, या तो हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, वे ही मेंबर के तौर पे चुने जा सकते हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी बॉडी के बारे में जब आप बात कर रहे हैं ना, तो उनके चेयरपर्सन और मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो अपॉइंट कर रहे हैं वो किन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे जो चेयरपर्सन एंड मेंबर हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड प्रेसिडेंट नियुक्त अपने मन से नहीं कर रहे हैं, कोई सिलेक्शन कमेटी है, उन्हें रिकमेंड किया है। क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि ये किनके द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, या फिर जो सिलेक्शन कमेटी है उनके मेंबर कौन से हैं। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस के बारे में बात कर लें, या फिर आप इलेक्शन कमीशन, कैग वाली बॉडी के बारे में बात कर लें, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है किनके द्वारा, और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन हैं, इसके ऊपर से कई बार सवाल पूछता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन के तौर पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय देम एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। जो इनकी टर्म होती है वो 5 ईयर्स या फिर टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, यानी दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगर 5 साल कंप्लीट हो जाए तो तब रिज़ाइन, या फिर अगर 70 ईयर्स आ गया, आपके 5 साल अभी नहीं हुए थे, 2 ही साल हुए और आपकी एज 70 हो गई, तो आपको रिज़ाइन करना होगा। लेक नवाशा के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, ये न्यूज़ में है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिवियरली अफेक्ट हुआ है बाय द स्प्रेड ऑफ वाटर हाइनेक डिजीज़। अब यहाँ पे जो लेक नवाशा के बारे में बात की जा रही है, लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे। इट इज़ shallow freshwater lake situated in Kenya's southern Rift Valley, designated as Ramsar site. वाटर हाइनेक के बारे में जो बात की गई है, इट इज़ aquatic plant that is native to southern America. It is considered as invasive species that can harm ecosystem. Its growth is often associated with pollution as it thrives in contaminated water and spread रैपिडली। तो इस लेक के अंदर वो इन्वेजिव स्पीसीज़ के तरीके से है जो पूरा बढ़ते जा रहा है और जिसकी वजह से ये लेक अफेक्ट हुई है। ध्यान रखिएगा, लोकेशन इसकी केनिया में लोकेटेड है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ बात कर रही है केरला की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में। ये पेरियार के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और इसको नाइल ऑफ केरला कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, नाइल ऑफ केरला, नीला पोन्नई कुच्चिपुरम के नाम से भी जानी जाती है। ओरिजिन इसका बताया जा रहा है अन्नामलाई हिल्स ऑफ तमिलनाडु। इट फ्लोस वेस्टवर्ड थ्रू पलक्कड़ गैप इन वेस्टर्न घाट एंड फाइनली एम्प्टी कर जाती है ये अरेबियन सी में। दोस्तों मेजर ट्रिब्यूटरीज दी गई है और यहाँ पे जान लीजिएगा कि टोटल ड्रेनेज का ये इसका जो होता है उसमें से 2/3 ये केरला में होती है एंड बाकी का पोर्शन इसका तमिलनाडु में होता है। रिजर्वर एंड डैम्स के बारे में बताया गया है और इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हुए कहा गया है कि इस रिवर के बैंक पे ही लगाया जाता है केरला का कला मंडलम, यानी यहाँ पे जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि कथकली, कोरियटम ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बात कर रही है कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया में। अगर कॉफ़ी प्रोडक्शन की हिस्ट्री देखी जाए तो बताया जा रहा है कि हिस्ट्रिकली ओरिजिन ऑफ इंडियाज कॉफ़ी प्रोडक्शन कैन बी ट्रेस टू 1600 AD व्हेन बाबा बुदान और होली सेंट प्लांटेड 7 सीड्स ऑफ मोका कॉफ़ी इन बाबा बुडानगिरी इन कर्नाटका। यहाँ से आपको एक और फैक्ट मिल गया है कि जो बाबा बुडानगिरी हिल्स है वो कर्नाटका में आई हुई है। कमर्शियल प्लांटेशन 18th सेंचुरी में बिगिन हुआ था और जिसका एफर्ट ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर ने लिया था। इंडिया के अंदर 2 तरीके की कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, अरेबिका एंड रोबस्टा। याद रखिएगा, कॉफ़ी प्रोडक्शन के स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं और आपको पूछा जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं एंड वहाँ पे से एक स्टेटमेंट ज़रूर से ये होगा कि इंडिया के अंदर ये 2 मेजर टाइप की प्रोड्यूस की जाती है, अरेबिका एंड रोबस्टा। अगर आपको तब नहीं याद होगा तब आप कश्मकश में फंस जाएंगे। सो ये याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर 2 मेजर टाइप प्रोड्यूस की जाती है, अरेबिका एंड रोबस्टा। Arabica has higher market value due to its mild aromatic flavor. Robusta is used in making various blend due to its strong flavor. Climate requirement की बात की जाए तो it requires temperature between 15 to 28, ideal rainfall 150 to 250 centimeter, वार्म एंड वेट क्लाइमेट और उसी के साथ साथ वेल ड्रेन लोमी सॉइल की इसको ज़रूरत होती है। हिल स्लोप्स बहुत ही सूटेबल है इसके ग्रोथ के लिए। अगर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कर्नाटका है, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है केरला एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा दोस्तों। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत और इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है बेंगलोर में। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। दोस्तों बात कर लेते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंस्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। पर याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 में ये बहुत पहले से ही नहीं था। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसको अमेंड किया गया था और उसके बाद ये बॉडी 2002 के अंदर क्रिएट की गई थी। इस बॉडी ने रिप्लेस किया है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को जो कि फॉर्म हुआ था 1952 में।
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। जिस भी बॉडी के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टार मार्क करके रख लेना है नोट में अपने, और याद करना है, रिवाइज करते रहना है। वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये तो भाई आप शायद तुक्का भी लगा ले कि कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो यही होने चाहिए वाइस चेयरपर्सन, बट चेयरपर्सन में कुछ गलती हो जाती है, तो जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है स्टार मार्क करके रख लेना है। रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट है, रत्नागिरी है, लोकेशन याद रख लेना है आपको, ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। जी हाँ, लोकेटेड है ये ओडिशा के अंदर। इट इज़ लोकेटेड 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ भुवनेश्वर, ओडिशा। एंड ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ फेमस डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा, जिसके अंदर दूसरे दो आ जाते हैं, उदयगिरी, ललितगिरी, एंड उसी के साथ है रत्नगिरी, ट्रांसलेटेड एज हिल्स ऑफ ज्वेल्स। The site stands on a hill between Virupa and Brahmani river and is Odisha's most famous and most excavated Buddhist site. It was a center for Mahayana and Tantrayan, also known as Vajrayana Buddhism. दोस्तों बात कर लेते हैं एंटिटी लोकर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है एंटिटी लोकर। इट इज़ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर स्ट्रीमलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए है, ध्यान रखिएगा। Entity Locker is a secure cloud-based solution that simplifies the storage, sharing, and verification of documents for a wide range of entities like large business organization, MSME, startups and society। तो ये किन के लिए बनाया गया है, कौन इनके बेनिफिशियरीज होंगे, उन्हें भी ध्यान में रखिएगा। National E-Governance Division has developed this. This point should be noted too। जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है वो काम करता है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द प्लेटफॉर्म इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एंड विजनिंग एनहांस डिजिटल गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फीचर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रियल टाइम एक्सेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट डेटाबेस। Second, provides for consent-based mechanism for secure sharing of sensitive information. It offers 10 GB of encrypted cloud storage for secure document management. It has provision of legally valid digital signature for authenticating documents, and it provides seamless integration with the systems. मिसेस स्कॉट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है दिगंतारा फॉर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ मिशन स्कॉट, दैट इज स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग। स्पेस कैमरा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ स्पेस कैमरा से रिलेटेड है जो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाला है क्या ये। सो ये दुनिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट है फॉर सर्वेलांस ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 5 सेंटीमीटर ऑर्बिटिंग द अर्थ टू एंश्योर safer space operation. Surveillance of outer space or situational space awareness gains paramount importance to ensure the safety of spacecraft. It aims to improve space safety, optimize traffic management, and strengthen national security initiative. दोस्तों बात कर लेते हैं डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। किस चीज़ के लिए है ये स्कीम? फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड। जी हाँ, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड, बट इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशन है जो फॉलो करना होगा। इट एम्स टू एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज डायमंड सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रीमलाइन्ड mechanism for duty free import of natural cut and polished diamond, leading to the value addition and boost in export। अब यहाँ पे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड अगर इसके रिलेटेड स्कीम लाई गई है तो एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बूस्ट किया जाएगा। द स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। सो समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड किया गया है, इट शुड बी ऑफ लेस देन 1/4 दैट इज 25 सेंट्स कैरेट। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उसके अंदर बताई गई है कि भाई आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन 10% का होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो डाला गया है ना, ये कंडीशन कि वैल्यू एडिशन करना होगा आपको 10% का इंडिया से, उसके बाद आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट। एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए तो ऑल डायमंड एक्सपोर्टर होल्डिंग 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस एंड अबव
and having $15 million exports per year, they are eligible to import duty-free natural cut and polished diamond. The scheme does not cover the lab grown diamonds. याद रखिएगा ये बात, लैब ग्रोन डायमंड्स इसके अंदर कवर नहीं किए जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कीलिंग कवर्स की। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, किससे रिलेटेड है, वो आपको याद में रख लेना है। इट इज़ अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमोसफियर इन 1958। ये जो लाइन कही गई है, यही लाइन आपको याद रखनी है इस न्यूज़ के रिलेटेड कि कीलिंग कर्व का काम क्या है। सो इट डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन अर्थ एटमोसफियर, एंड ये कब से है, 1958 से। चार्ल्स डेविड कीलिंग ने इसकी शोध की थी, यानी इसको क्रिएट किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन कंटिन्यूस मेजरमेंट टेकन एट मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कवर करती है जूट क्रॉप के बारे में। जूट इज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर क्रॉप इन इंडिया नेक्स्ट टू कॉटन, और इसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर ये ग्रो होता है एल्यूवियल या लॉमी सॉइल के ऊपर। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको रिक्वायर्ड है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। आइडियल टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है, और रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 to 90% की है। इंडिया 3/5 ऑफ जूट प्रोडक्शन करता है। दुनिया में जितना भी होता है उसका 3/5 प्रोडक्शन इंडिया से आता है। एंड वेस्ट बंगाल, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल का आता है। 3/4 इंडिया जितना प्रोड्यूस करता है उसका 3/4 वेस्ट बंगाल से आता है। दूसरे स्टेट्स के बारे में बात करें तो बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय है। जूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप एंड यूज फॉर मेकिंग बैग्स, मैट्सरॉप, yarn, carpets and decorative items। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई थी, जो 1942 में क्रिएट किया था। हेडक्वार्टर उसका बेंगलुरु में था। उसके बाद हम आज अभी बात कर रहे हैं नेशनल जूट बोर्ड के बारे में। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 के तहत। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता में, और ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत। जो आपने कॉफ़ी बोर्ड देखा था वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर था। याद रखिएगा जूट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और इसका हेडक्वार्टर स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। इसका एम देख लेते हैं। फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ जूट सेक्टर, एंश्योर दैट jute producer have access to domestic and international market at the competitive price, make India a leader of jute industry in the world. It undertake research and development programs to promote innovative use of jute। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ में बात कर रहे हैं हम वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म की। ये वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का काम सेबी के द्वारा किया जा रहा है। So this platform will allow trading of company share between the allotment of share after an IBA and their official listing on stock exchange। सो मैंने बता दिया ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए सेबी सोच रहा है। क्यों, क्या काम है? सो इट एम्स टू रिड्यूस ग्रे मार्केट एक्टिविटी। अब आप सोचेंगे कि अगर ये ग्रे मार्केट एक्टिविटी रिड्यूस करना चाहता है तो है क्या ये ग्रे मार्केट? सो इट इज़ अनऑफिशियल अनरेगुलेटेड मार्केट। किस तरीके से? इट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग सिक्योरिटीज और गुड्स बिफोर दे आर ऑफिशियली लिस्टेड और रिलीज, यानी उनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाए, ट्रेड करना शुरू हो उसके पहले ही ये सिक्योरिटी की जो ट्रेडिंग लिस्ट हो उसके पहले ही आप ट्रेडिंग शुरू कर दे रहे हैं, उसी को कहा जाता है ग्रे मार्केट। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए सेबी के द्वारा वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक इट रिफर्स टू ट्रेडिंग शेयर्स बिफोर दे आर पब्लिकली लिस्टेड on stock exchange. Trade in the gray market are based on supply and demand with no actual delivery of the shares। दोस्तों बात कर लेते हैं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008। इसका प्राइमरी टास्क है टू रेगुलेट टैरिफ ऑफ एरोनॉटिकल सर्विस एंड डिटरमाइन अदर चार्ज for service rendered at a major airport and monitor performance standard of major airport। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। एज पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एंड US एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट बाई 2030।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आज हमने जो वीकली करंट अफेयर कवर किया है ना, उसमें बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को कवर किया है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लोकपाल। सो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। याद रखिएगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत क्रिएट की गई है। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। इसका विजन है टू ऑप्टिमाइज एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दस एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ BER, ये जो प्रोग्राम्स चलाता है वो याद रख लीजिएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड एंड लेबरिंग परफॉर्म अचीव, स्टैंडर्ड एंड लेबरिंग एक है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम ये दूसरी है। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, इसके अलावा भी बहुत है बट मेजर अनुसार कुछ न्यूज़ ही बच गई है दोस्तों। ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अपने दिमाग में थोड़ा और चीज़ें जो आपने पढ़ रखी होगी उनको रिवाइज कर लीजिएगा। NCLT 2 हफ्ते की न्यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में लेकर के हमें जा रही हूँ। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। क्वाशी जुडिशियल बॉडी जो कि हैंडल करती है सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। याद रखिएगा, सिविल जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है ना, सिविल वाले वो हैंडल करती है, क्रिमिनल वाले नहीं। It was established on 1st June 2016 under the Company Act 2013. इसका ऑब्जेक्टिव है to offer specialized forum for resolving dispute related to company law and insolvency and bankruptcy code 2016. It was established based on Balakrishna Iradi Committee recommendation. कमिटी, किस कमिटी ने रिकमेंड किया या कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे कोई बॉडी बनी है, ये भी याद रखना है आपको। इसकी प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, बट अदर जो बेंच है वो सिचुएटेड है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता में। सो जब इनकी प्रोसीजर चल रही है, at that time it is not bound by code of civil procedure and it follows the principle of natural justice, and its rules are set by act and the central government. It can enforce orders with the same authority as a court. It can review its own decision. It can regulate its own procedure. अब बात कर लेते हैं, जब ये डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी के तरीके से NCLT काम करता है तो क्या इसके डिसीजन को हम अपील कर सकते हैं, कहीं और चैलेंज करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप NCLT के डिसीजन को अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। और अगर इनके डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो कंपनी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है कि NCLT का जो डिसीजन होता है फाइनल नहीं होता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों हम यहाँ पहुँचे हैं हमारे लास्ट न्यूज़ पे, और मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इंडस वाटर ट्रीटी। इसको साइन किया गया था 1960 में। हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बाकी सब इम्पॉर्टेंट नहीं थे। ये 2 साल से मतलब न्यूज़ में रह रखा हुआ है। जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लंबे टाइम से लगे होंगे, उन्हें ये ऑलरेडी पता ही होगा। सो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 में, आफ्टर द 9 years of negotiation between India and Pakistan with the help of World Bank, which is also a signatory। तो ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के मीडिएचर के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। द ट्रीटी अलोकेटेड वेस्टर्न रिवर, ये जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, चीनब और झेलम, ये पाकिस्तान को अलोकेट की गई थी, और उसी के साथ ईस्टर्न रिवर बीस, रवि एंड सतलुज वो इंडिया को अलोकेट की गई थी। बट इनके अलावा भी इंडिया यूटिलाइज कर सकता है वेस्टर्न रिवर के वाटर को, बट किन चीज़ों के लिए? फॉर नॉन कंजम्पेटिव, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड पावर जनरेटिव पर्पस। कंजर्वेटिव पर्पस नहीं आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव पर्पस, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड पावर जनरेटिव पर्पस के लिए ये वेस्टर्न रिवर के वाटर को इंडिया यूटिलाइज कर सकता है। इंडिया कंट्रोल करता है 20% ऑफ टोटल वाटर ऑफ इंडिया सिस्टम, जबकि पाकिस्तान को 80% मिलता है उसका। सो ये ट्रीटी के तहत ही बनाया गया था 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इस ट्रीटी के तहत ही 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया था। पहला है परमानेंट कमीशन, द डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व एट द परमानेंट कमीशन और कैन बी टेकन एट इंटर गवर्नमेंटल लेवल। फिर बाद में हायर किए जा सकते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट इफ डिस्प्यूट आर अनरिजॉल्व, द कंट्रीज कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट। Court of arbitration, if either party is not satisfied with the neutral expert decision, the matter is referred to court of arbitration.
अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज़ में ट्रीटी आई क्यों, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिसएग्रीमेंट था कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के, और वो प्रोजेक्ट्स और वो किस रिवर पे हैं वो आपको याद रख लेना है। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है किशन गंगा रिवर पे, और किशन गंगा रिवर एक झेलम की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा प्रोजेक्ट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि है चेनाब रिवर पे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट और किस रिवर पे है वो याद रख लेना है आपको। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें जानी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट्स रह जाता है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।